Hello friends, myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. दोस्तों अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पर्टिकुलर टॉपिक का, पर्टिकुलर चैप्टर का, वो मैं एक वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा देता हूं। तो सबसे पहले आज जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन। एक वीडियो में आपको पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा और एक वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हो जाएगा। तो दो वीडियो से आपके एक एक चैप्टर का रिवीजन आसानी से हो जाएगा। देखिए आप यहां पे, तो सॉल्यूशन चैप्टर में जो सबसे पहला टर्म आता है हमारे पास वो है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, अच्छा कंसंट्रेशन टर्म में कुछ टर्म है हमारे पास, परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V, परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज V बाय W। बेटा इसका ट्रिक क्या है कि ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट है, जो टर्म ऊपर लिखा गया है वो सॉल्यूट है और नीचे वाला टर्म किसी भी कंडीशन में सॉल्यूशन ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज W बाय W को मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज W बाय V ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज V बाय V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज V बाय W it will be equal to volume of solute by mass of solution into 100 into 100। तो परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V, परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज V बाय W। इसमें एक ही चीज ध्यान में आपको रखना है कि ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट है और नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की। अब यहां पे देखो कई बार देखना कि टर्म यूज होता है पीपीएम। पीपीएम हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6 into 10 to the power 6 parts per billion, mass of solute by total mass of solution into 10 to the power 9 into 10 to the power 9। नोट कर ले, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम कैसे लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, नेक्स्ट टर्म यहां पर लिख लो मोलैरिटी। मोलैरिटी हो जाएगा क्या आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलैरिटी हो जाएगा। फिर आप लिखे मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solvent in kg, ये हो गया मोलैलिटी कि सॉल्यूट का मोल बाय सॉल्वेंट का वेट इन केजी। अब आ जाओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक बात याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1। तो ठीक है, अभी हमने क्या क्या देख लिया। स्ट्रेंथ क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, राइट डाउन। ओके दोस्तों, अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P is proportional to mole fraction of the gas X in the solution। मतलब P इक्वल टू KH इंटू X, ये हेनरी लॉ का है। वेयर KH इज ए हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH इज ए हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट यहां पे आ जाता है कि KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, KH इंक्रीजेज, KH का वैल्यू इंक्रीज करेगा। KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के वैल्यू बढ़ने से KH का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और थर्ड पॉइंट कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH, higher the value of KH, lower is the solubility।
लोअर इज द सॉलिबिलिटी, हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सॉलिबिलिटी। तो हेनरी लॉ क्या हो गया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज पी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। So when we change proportionality into equality, we take a constant, hence P equal to KH into X, where KH is a Henry law constant. अब KH क्या है? फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस है। 1 पॉइंट KH की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। एंड थर्ड पॉइंट, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉलिबिलिटी। ठीक है, आप लोगों ने यहां तक देख लिया। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। आप लोग इसे नोट करो। हेलो दोस्तों, हेनरी लॉ हम लोगों ने देख लिया। अब हेनरी लॉ का इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन है वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो हेनरी लॉ के 3 एप्लीकेशन है। अभी मैंने बोर्ड पे 2 लिखा हूं, फिर तीसरा लिख रहा हूं। सबसे पहले कि हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन होता है वो 3 जगह होता है। एरेरेट, जैसे सोडा वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स में, इस टाइप में हेनरी लॉ का एप्लीकेशन यूज होता है। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं वहां पे, और जो मतलब जो समंदर के नीचे जाते हैं उनके लिए। ये 3 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में जो फर्स्ट पॉइंट है कि इन एरेटेड ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2। जो सोडा वाटर होता है उसको हाई प्रेशर पे सील किया जाता है क्योंकि CO2 गैस उसमें मिल जाए, तभी जब आप ढक्कन खोलते हो तो एकाएक लगता है प्रेशर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ गया एट हाई एल्टीट्यूड, जब माउंटेन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं या जो क्लाइंबर्स होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड, ऊपर में जब जितना तुम ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे जितना ऑक्सीजन का प्रेशर है उससे बहुत कम प्रेशर हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड पे, एट ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस ब्लड में आसानी से नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन गैस की ब्लड में लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, वो अपने आप को कमजोर फील करता है। एंड अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, प्रॉपर सोच भी नहीं पाता है। अच्छा, ब्लड में ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, दिस इज नोन एज एनॉक्सिया। इसको हम क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, 2 एप्लीकेशन हो गया। थर्ड एप्लीकेशन अब आगे करो, पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे अच्छा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हेनरी लॉ के थर्ड एप्लीकेशन का। थर्ड एप्लीकेशन जो हेनरी लॉ का है ये क्यूबा डाइवर्स से रिलेटेड है। क्यूबा डाइवर्स क्या होता है? जब समंदर के अंदर नीचे में जाता है तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो जो एयर वो ब्रीथिंग के द्वारा अपने अंदर ले जाता है वो क्या होता है? ब्लड में मिलने लगता है। जब क्यूबा डाइवर्स ऊपर आता है तो प्रेशर घटने लगता है, कम होने लगता है। तो वो जो मिला हुआ गैस है वो बबल्स की तरफ बाहर आता है, बबल्स बन जाता है। वो काफी पेनफुल होता है, दैट इज कॉल्ड बेड्स। क्या कहलाता है? बेड्स। यहां पे मैंने लिखा हूं कि व्हेन वाटर, सॉरी अंडर वाटर, अंडर वाटर इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। जब वाटर के अंदर में जाएगा, अंडर वाटर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन ब्लड ऑफ क्यूबा डाइवर्स। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस, जब डाइवर्स सरफेस पे आएगा, द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, प्रेशर कम होने लगेगा। दिस रिलीज, जैसे ही प्रेशर कम होगा तो दिस रिलीज द डिजॉल्व गैस, जो गैस अंदर में डिजॉल्व हो चुका है वो रिलीज होगा एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बेंड्स। इसी को क्या नाम दिया गया है? बेंड्स। एंड डेंजरस टू लाइफ, ये लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी को मिनिमाइज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया
कि एयर को डाइल्यूटेड कर दिया गया, नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम करके हीलियम गैस डाल दिया गया, क्योंकि हीलियम इनर्ट है। तब क्या हुआ, हेंस टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 के सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए द टैंक्स यूज्ड बाय क्यूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम इसमें 11.7% डाल दिया गया, एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज 56.2% हो गया और O2 32.1% हो गया। समझ गए? तो मेनली पॉइंट क्या हो गया कि क्यूबा डाइवर्स जब समंदर के अंदर जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीज होने से जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो उनके ब्लड में मिल जाते हैं। जब क्यूबा डाइवर्स नीचे से ऊपर आता है तो प्रेशर क्या हो जाता है कि ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, तो अंदर में जो गैस है वो बबल्स बनता है, वो बबल्स काफी डेंजरस होता है, दैट इज कॉल्ड बेंड्स टू। अब उसके कारण क्या होता है कि इस परेशानी से बचने के लिए एयर को डाइल्यूटेड किया जाता है, किसके द्वारा, नाइट्रोजन को थोड़ा सा परसेंटेज कम करके हीलियम गैस डाला जाता है कि वो उतना डेंजरस नहीं हो, तो इसलिए हीलियम को इसमें यूज कर दिया जाता है। तो आफ्टर ऑल हेनरी लॉ के 3 एप्लीकेशन हो गए, तीनों एप्लीकेशन आपने देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टर्म है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by vapor, the pressure exerted by vapor, the pressure exerted by vapor of a substance, the pressure exerted by vapor of a substance, the pressure exerted by vapor of a substance above the liquid surface in equilibrium with liquid, above the liquid surface, above the liquid surface in equilibrium with liquid, in equilibrium with liquid at a given temperature, at a given temperature, that is called vapor pressure। वेपर प्रेशर क्या होता है कि जैसे हमने लिक्विड से वेपर बनाया और पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए सब्सटेंस above the liquid surface, लिक्विड सरफेस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड को इक्विलिब्रियम में रखते हुए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर का डिफिनीशन हो गया, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अच्छा, अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए जितना काम का पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स, एक हो गया आपका नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। सेकेंड फैक्टर हो गया आपका टेम्परेचर, एंड थर्ड फैक्टर हो गया प्योरिटी ऑफ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ लिक्विड, यदि किसी लिक्विड का वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, किसी लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर पैदा कर देगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, लिक्विड जितना प्योर होगा वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा प्योर होगा। तो वेपर प्रेशर हो गया खत्म। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, the pressure exerted by vapor of a substance above the liquid surface in equilibrium with liquid at a particular temperature is called vapor pressure. Vapor pressure mainly depends upon nature of liquid, temperature and purity of liquid. If
if in the liquid van der Waals forces of attractions are weak, then high vapor pressure produced. As temperature increases, vapor pressure increases. लिक्विड जितना ज्यादा प्योर होगा, प्योरिटी ऑफ लिक्विड उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा. नोट डाउन. बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं रोल्स लॉ का. रोल्स लॉ को समझने के लिए क्या करो कि सबसे पहले एक कंटेनर ले लो. कंटेनर में मान लो कि इस कंटेनर में प्योर सब्सटेंस A2 है और PA है. मान लो ये कंटेनर में A सब्सटेंस है और प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर PA है. सेकेंड कंटेनर ले लो, मान लो इसमें B है और प्योर कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर PB है. जब दोनों को हम किसी एक कंटेनर में मिला देते हैं, जब दोनों सॉल्वेंट को किसी एक कंटेनर में मिला दो तो ये क्या बन जाएगा? AB. अच्छा रुक जाओ, इसको मान लो P0A, इसको मान लो P0B. हम मान लेते हैं कि P0A वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट, और P0B को आप मान लो वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट. प्योर स्टेट में B का वेपर प्रेशर को क्या मान लो? P0B. जब आप दोनों को मिला दोगे, AB मिल गया, तो सपोज कर लो कि XA इसका मोल फ्रैक्शन है A का और XB मोल फ्रैक्शन है, या काय A काय B जो भी बोलो, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन. पहले यहां तक समझ लो सारी बात को कि एक कंपोनेंट A है प्योर स्टेट में. प्योर स्टेट में जब A है तो उसका वेपर प्रेशर हमने क्या मान लिया? P0A. P0A इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट. P0B इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट. जब दोनों को मिला करके आपने एक सॉल्यूशन बना लिया, तो सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन हमने मान लिया XA, B का मोल फ्रैक्शन XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन. ठीक है, आप इसे नोट करो. आप इसको नोट कर लिया? ठीक है. अब मैं बात कर रहा हूं रोल्स लॉ का. तो रोल्स लॉ यहां पे क्या बता रहा है? According to Rolle's law, partial pressure of each volatile component, in a solution is equal to mole fraction of that component in solution multiplied by
multiplied by vapor pressure of that component in pure state. तो रोल्स लॉ बता रहे, देखो जब ए अकेले था तो उसका वेपर प्रेशर हमने क्या मान लिया, पी नॉट ए। जब बी अकेले प्योर स्टेट में था तो हमने उसका वेपर प्रेशर कितना मान लिया, पी नॉट बी। जब हमने दोनों को मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया ए बी। अब ए बी सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हमने क्या माना, एक्स ए। कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन क्या मान लिया, एक्स बी। नाउ अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, partial pressure of each volatile component in a solution is equal to mole fraction of that component in solution multiplied by vapor pressure of that component in pure state. That means what, कि PA equal to P naught A XA, PB equal to P naught B XB। तो बेटा जो टोटल प्रेशर P टोटल हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। सो P टोटल इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। सो P टोटल इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। नोट कर ले आप इसे, नोट करो बेटा। चलो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, रोल्स लॉ हो गया, अब हम देखते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बता रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, partial pressure of any component in vapor phase is equal to mole fraction of that component, in vapor phase multiplied by total प्रेशर। मान लो आप कि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीबी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी in vapor phase। P equal to total pressure, hence PA equal to YA into P and PB equal to YB into P। तो हम फिर से डाल्टन्स लॉ की बात कर ले
डाल्टन्स लॉ क्या कर रहा है? डाल्टन्स लॉ जनरली क्या है? वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल है। तो डाल्टन्स लॉ बता रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज, partial pressure of any component in vapor phase is equal to mole fraction of that component in vapor phase multiplied by total pressure. Let us suppose Pa equal to partial pressure of A and Pb equal to partial pressure of B. Ya and Yb are mole fraction of component A and B in vapor phase. P equal to total pressure. According to Dalton's law, Pa equal to Ya into P and Pb equal to Yb into P. Note down. बच्चों अब हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। इधर हमने लिखा आइडियल सॉल्यूशन, और इस तरफ हमने लिख दिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक ही बोर्ड पे तीनों नहीं आ पाएगा, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन अलग अलग कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है कि दोज ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा, दोज ओबे रोल्स लॉ। रोल्स लॉ मतलब क्या कि Pa इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, P total equal to PA plus PB. दोज ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा वो क्या हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दोज डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हमने सिंपल लिखा कि Pa नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, Pb नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड P टोटल नॉट इक्वल टू Pa प्लस Pb। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा H इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन में जो चेंज इन इंथैल्पी होता है आफ्टर मिक्सिंग, कोई चेंज नहीं होता, 0। यहां पे डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0, यहां पे डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, यहां पे हो जाएगा डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी। यहां पे पॉइंट हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी। ठीक है, तो फिर से आप यहां तक समझ लो पहले कि आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है कि रोल्स लॉ को ओबे करता है। सो Pa इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, Pb इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, P टोटल इक्वल टू Pa प्लस Pb। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। Pa नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, Pb नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, P टोटल नॉट इक्वल टू Pa प्लस Pb। डेल्टा H इक्वल टू 0, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0। यहां पे नॉन आइडियल में, आइडियल में डेल्टा भी 0, नॉन आइडियल में नॉट 0। आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मिक्सिंग के बाद होगा वो मिक्सिंग के पहले के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, नॉन आइडियल में ये नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि यदि अब हम आइडियल और नॉन आइडियल को एक साथ लेके चलें तो बोर्ड पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो नॉन आइडियल को यहां पे रोक दो, इससे आगे हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में डिवाइड कर लेंगे आगे।
अब पहले हम आइडियल को देख लेते हैं, उसका ग्राफ देख लेते हैं और उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर नॉन आइडियल को अलग से देखते हैं। तो नॉन आइडियल वाला पोर्शन को साफ कर दो आप। अब आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा, ये देखो हमने ले लिया, मान लो P नॉट ए और यहां पे है P नॉट बी। एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, सॉरी। अब इसको यहां से जोड़ दो, इसको यहां से जोड़ दो, इस दोनों का सम हो जाएगा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, तो ये जो लाइन है आपका पी ए, ये लाइन है पी बी, तो टोटल प्रेशर जो पी टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। आप ग्राफ को ग्राफ को लिख लें। ठीक है, लिख लिया। अब यहां पे मैं इधर वाला पोर्शन साफ कर देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स पे आ जाओ। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट ले लो बेंजीन प्लस टॉलुइन। बेंजीन प्लस टॉलुइन, उसके बाद नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। फिर थर्ड में आप ले लो इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। अब आपका आइडियल सॉल्यूशन पूरा हो गया, आइडियल सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अभी तक जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था उसमें हमने क्या पढ़ा कि डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। तो भैया दोनों में से कोई रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। ये भी हो गया आपका डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। ठीक है, तो होगा क्या, पॉजिटिव डेविएशन में पार्शियल प्रेशर पी ए ग्रेटर देन हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। सो पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा कि पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। दैट मीन्स कि पी टोटल लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। सेकेंड पॉइंट,
पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, और निगेटिव डेविएशन में हो जाएगा डेल्टा एच लेस देन 0। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा भी ग्रेटर देन 0, यहां पे थर्ड पॉइंट डेल्टा भी लेस देन 0। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी पॉजिटिव डेविएशन में कम होगा, लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी। यहां पे क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी। बेटा जब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, मिक्सिंग के बाद जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो रहा है, तभी बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा है। जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा है तभी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तभी इसका डेविएशन क्या हो गया, पॉजिटिव। निगेटिव डेविएशन के केस में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान पे रखना, इस पॉइंट को आप नोट करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दोनों का ग्राफ लेंगे और दोनों का एग्जाम्पल भी लेंगे। नोट करो आप। ठीक है बच्चों, अब हम फिफ्थ पॉइंट में क्या देख रहे हैं कि दोनों का ग्राफ देख रहे हैं। ये आप देखो पॉजिटिव डेविएशन है मान लो, ठीक है। यहां पे हमने ले लिया पी नॉट ए, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0। यार पी नॉट बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा कि एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये ग्राफ हमने आइडियल में देखा था। अब नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो पी ए होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, और जो पी बी होगा वो पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। इसका मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टोटल, ये ग्रेटर देन हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन में एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, यहां पे एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। तो ठीक है, तो ये पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट ए, पी नॉट बी, तो पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। सो पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो गया। अब आ जाओ आप निगेटिव डेविएशन की बात करो। ये है हमारे पास पी नॉट ए, पी नॉट बी, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। अब इसका जो पी ए होगा, ये पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए से छोटा होगा। इसका जो पी बी होगा, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और इस टोटल वेपर प्रेशर का जो सम होगा पी टोटल, ये भी लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का। तो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन, दिस इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, बहुत सिंपल। अब दोनों का एग्जाम्पल याद रख लो, कम से कम दो एग्जाम्पल भी दोनों का याद रखो। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल ले लो, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एग्जाम्पल फर्स्ट, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड।
एग्जाम्पल सेकेंड, वाटर प्लस इथेनॉल H2O प्लस C2H5OH। दो एग्जाम्पल उसका नेगेटिव डेविएशन का ले लो, एसीटोन क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड पायरिडिन। इसका एग्जाम्पल ले लो, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, और सेकेंड ले लो एसिटिक एसिड प्लस पायरिडिन। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये हो गया कंप्लीट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप इसे नोट कर ले। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बच्चों अब हम बात करेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर का। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, mixture which boils at constant temperature without changing their composition in liquid phase as well as in vapor phase। अच्छा, this is also called constant boiling mixture। इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोला जाता है। ये बेटा दो टाइप का होता है। एजियोट्रोप्स दो टाइप का होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और सेकेंड होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। नोट करो। आप ये समझ लो ना, जितने सारे निगेटिव डेविएशन वाला है वो चला जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में, और जितने सारा पॉजिटिव डेविएशन वाला है वो चला जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पूरे चैप्टर का में आधा चैप्टर का रिवीजन यहां तक हो गया। अब हमारा बचा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर। ये सारी चीजें अभी बची हुई है। तो इससे यदि हम बड़ा लेक्चर को करेंगे, डबल कर देंगे, तो थोड़ा सा तुम लोग एक साथ इतना देखने में थोड़ा सा थक जाओगे। इन दैट कंडीशन मैं क्या करता हूं कि इस वीडियो को यहां पे रोकता हूं
और इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब 2 पार्ट में बना देता हूं, ठीक है। पहले मैंने सोचा था एक ही पार्ट दो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो फिर तुम थक सकते हो, इसलिए मैंने यहां तक का रिवीजन आप लोगों को यहां पे करा दिया हूं, ठीक है। आपको जैसे भी लगे आप कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक यू, थैंक फॉर ए नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।